हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। कक्षा 10 का पहला टॉपिक होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अपक्रिया तथा रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। रासायनिक अपक्रिया में प्रकार में हमारा 6 पॉइंट था। संयोजन अपक्रिया, हमारी दूसरी अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया, हमारी तीसरी अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया, हमारी चौथी अपक्रिया है द्विविस्थापन अपक्रिया, हमारी पांचवी अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अपक्रिया। लास्ट हमारी अपक्रिया है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 टॉपिक हम पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। जो बच्चे पार्ट 1 टॉपिक नहीं पढ़े, पहले पार्ट 1 पढ़ें, फिर पार्ट 2 तभी समझ में आया क्योंकि हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अपक्रिया, इन अपक्रियाओं को आज हम खत्म करेंगे। एक अपक्रिया हमारी रिडॉक्स अपक्रिया है, संक्षारण तथा विकृत घनता है। कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 में ये पूरे टॉपिक को हम आज पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपक्रिया हमारी विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया या इसे कहा जाता है इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा होती है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। इसमें एक पॉइंट सबसे अधिक है, अधिक क्रियाशील तत्व क्या है और कम क्रियाशील तत्व का मतलब क्या होता है। एक हमारी हेडिंग होती है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में हम लोग देखेंगे अधिक क्रियाशील मोस्ट रिएक्टिव तत्व कौन से हैं और कम रिएक्टिव तत्व कौन से हैं, यह अभिक्रिया को हम समझेंगे। इसे लिखा गया है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, एयू। ये जिस क्रम में हम लिखे हैं सबसे ऊपर जो होंगे सबसे अधिक क्रियाशील होंगी, फिर उससे कम क्रियाशील होंगी। इस प्रकार क्रम में लिखे सबसे नीचे तक आने पर सबसे कम क्रियाशील धातु मिलेंगे आपको। इससे हमारे विस्थापन अपक्रिया में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल हम लिखते हैं। इसे लिखा गया है जिंक प्लस H2SO4। जिंक की क्रिया पेपर में किस प्रकार पूछा था, क्या होता है जब जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है। इस प्रकार अपक्रिया कक्षा 10 के पूछने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग किस प्रकार हम बनाएंगे। जिंक प्लस H2SO4 क्रिया। ये जिंक ध्यान से देखिए, इस आप सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। जिंक यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। हाइड्रोजन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है, अर्थात जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर हमारा नया जो अपकारक जो बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन के पहले जितने लिखे जाते हैं ये होता है भैया अभिकारक, अभिकारक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट, और ये बनता है प्रोडक्ट या उत्पाद कहा जाता है। इसका नाम होगा जिंक, इसका नाम होगा भाई जब सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये बनेगा, ये परिवार है सल्फेट का, मिला इसमें जिंक, नाम बन जाएगा इसका जिंक सल्फेट, और यह हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। एक एग्जांपल और समझिए आप, जब फेरस की क्रिया या आयरन, फेरस को कहा जाए आयरन 26 नंबर पाया जाता है, फेरस की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं। फेरस की क्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आयरन है या फेरस से कहा जाता है, और कॉपर ये है। कॉपर की तुलना में आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसका रिएक्शन जब भी बनेगा तो ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu को विस्थापित कर देगा। ये विस्थापन अपक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन अपक्रिया ये टिप्पणी के रूप में भी पेपर में पूछे जाते हैं। और हमारे 6 अभिक्रिया हैं। संयोजन अपक्रिया, कभी कभी संयोजन को योगात्मक अपक्रिया भी कहा जाता है, वियोजन को अपघटन अपक्रिया भी कहा जाता है, विस्थापन को कभी कभी पेपर में प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहा जाता है। एक हमारी अगली है द्विविस्थापन अपक्रिया, इसको कभी कभी उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। अब हम अगली अपक्रिया पढ़ते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। हमारी अगली अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के द्वारा परस्पर विनिमय से नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया दोनों एक ही नाम है। हमने तभी बताया कि संयोजन या योगात्मक, उसी प्रकार इसका कहा जाता है द्विविस्थापन या उभय अपघटन क्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिएगा,
एग्जाम्पल लिखा गया है कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO3 प्लस BaCl2। इसमें एक शब्द आया आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय से। आयन अथवा मूलक क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। Na2SO4 जब भी ये टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा, SO4 2 माइनस इस पर आवेश होता है। आयन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तत्व और आयन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तत्व आज तक तत्व खोज 118 हुई है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान करके इसी प्रकार 118 तत्व हैं, वो सब तत्व हैं। आयन क्या होता है, जैसे सोडियम अभी तत्व है, लेकिन सोडियम पर अगर प्लस या माइनस लग जाता है तो वो आयन कहलाता है। आयन दो प्रकार के, या तो धन आयन होगा या तो ऋण आयन होगा। अगर किसी भी तत्व पर उस पर प्लस या माइनस आवेश अगर लगा तो आयन हो जाता है। हम कुछ धन आयन के नाम जैसे लिख देते हैं, जैसे सोडियम पर प्लस होता है, पोटेशियम पर प्लस होता है, सिल्वर पर प्लस होता है, एक तत्व है अमोनियम पर प्लस है। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार हम कहते हैं मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है, कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, जिंक पर 2 प्लस होता है, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस होता है, फेरस पर 2 प्लस होता है, फेरिक पर 3 प्लस होता है। ये सब आयन है। आयन में ये धन आयन है। ये इस पर प्लस 1 आवेश है, इस पर प्लस 1 आवेश है, इस पर सब पे प्लस 2 आवेश। ये ध्यान दीजिए, इसका नाम बनता है, एक का नाम होगा फेरस, एक का नाम होता है फेरिक। एक का नाम होगा फेरस, एक का नाम होता है फेरिक। ये आयन होते हैं। आयनों के परस्पर विनिमय से नया तत्व अगर बन रहा है वो द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या होता है, जैसे लिखा गया है AB प्लस CD गिवन आउट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A पॉजिटिव है, B निगेटिव है, यहाँ पर C पॉजिटिव है, D निगेटिव है। A वाला पॉजिटिव, ध्यान दीजिए, इसको तोड़े हैं, A पॉजिटिव, B निगेटिव, C पॉजिटिव और D निगेटिव। ये इनसे मिलेगा और ये इनसे क्रिया करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव पहले आएंगे अर्थात A D के साथ मिलेगा, प्लस यहाँ पर प्लस वाला पॉइंट C है और माइनस ये अर्थात C और B के साथ मिलेगा। ये द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका आयन इनके साथ, इसका आयन इनके साथ, यही होता है आयनों के परस्पर विनिमय। यहाँ पर सेम उसी प्रकार यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है Na2, यहाँ पर लिखा गया है Na2SO4 और साथ में BaCl2। Na के साथ में SO4 है और BaCl2 के साथ में Ba और Cl है। ये इनके साथ क्रिया करेगा, ये इनके साथ क्रिया करेगा। ध्यान दीजिएगा, B पर चार्ज होता है 2 प्लस और सल्फेट पर चार्ज होता है 2 माइनस। ये 2 प्लस या 2 माइनस कहाँ से आते हैं, इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। वहाँ पर आयनों का या किस रूप में पॉजिटिव आयन है, इसी के बाद होगा नेगेटिव आयन, या किस प्रकार सूत्र का फॉर्मेशन होता है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। वहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा। Ba पे 2 प्लस है, अब ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस पूरा कटेगा, ये बनेगा BaSO4। और एक हमारा Na पे चार्ज प्लस होता है, Cl पे चार्ज माइनस होता है। सबको पता है सोडियम 11 नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अर्थात इसी पर चार्ज, इसीलिए Na पर चार्ज प्लस होता है। ये प्लस और माइनस मिलकर बना है NaCl। इस प्रकार ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इसका मूलक इनके साथ, इसका मूलक इनके साथ, ये फार्मूला हमारा बनाएगा BaSO4 प्लस NaCl, BaSO4 NaCl। एक एग्जाम्पल अगर हम और देखें, लिखा गया है हमारा AgNO3, इसका नाम होगा सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 प्लस KCl के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सेम वही रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मूलक की या आयनों की परस्पर अदला बदली। आयन की अदला बदली में ध्यान दीजिएगा, ये Ag पे पॉजिटिव होगा और NO3 नेगेटिव होगा, अर्थात K पे पॉजिटिव होगा, Cl पे। ये पॉजिटिव मिलेगा इनके साथ और ये पॉजिटिव मिलेगा इनके साथ नेगेटिव, अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। प्लस हमारा अगला टॉपिक होगा ये AgCl के साथ, इसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड। इस प्रकार जो होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं गिवन आउट के पहले, ये जितने भी टॉपिक लिखे जाते हैं ये अभिकारक है और ये पूरे के पूरे टॉपिक उत्पाद है, प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका नाम अगर देखा जाएगा तो पोटेशियम, जब जब NO3 का टॉपिक आएगा तब तक नाइट्रेट बनाएगा, अर्थात इसका नाम हो जाएगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नाम हमारा हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, जहां जहां पर Cl आएगा वहां वहां पर क्लोराइड आएगा।
ये बात हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन में ध्यान दीजिएगा, मूलक की परस्पर अदला बदली और आवेश या आयन का निकालना, आप समझ लीजिए आयन की अदला बदली परस्पर हो जाएगी द्विविस्थापन अपक्रिया में। हमारी अगली अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया। 4 अपक्रिया हम पढ़ चुके हैं, 5वीं अपक्रिया हमारी है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी का मतलब कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद अगर ऊष्मा का लिखा गया वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप, पूरी क्रिया के पूर्ण होने के बाद अगर ऊष्मा निकल रही है ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब होता है उसमें ऊष्मा का छोड़ना, और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है शोषण करना। मतलब अभिक्रिया के दौरान अगर अपक्रिया चल रही है उसमें अगर ऊष्मा की आवश्यकता हुई तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया होगी। पूरी अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद अगर ऊष्मा निकल रही है वो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। जैसे एग्जांपल लिखा गया CH4 + O2 गिवन आउट CO2। CH4 का नाम होगा भाई साहब मेथेन नाम होगा इसका नाम होगा ऑक्सीजन। मेथेन व ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड वह जल बनता है। पूरी अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद ऊष्मा अगर निकल रही है इसका मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अभिक्रिया के फलस्वरूप लिखा गया है कि जिसमें क्रिया के फलस्वरूप पूरी अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद ऊष्मा अगर निकलती है वो हमारी अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। हमारा इसी का दूसरा पॉइंट है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के प्रगति पर, यही लाइन समझिएगा, क्रिया के प्रगति पर ऊष्मा का शोषण होता है तो ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाता है। मतलब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया चल रही हो, उसमें अब ऊष्मा की अगर आवश्यकता हो तो हमारी अपक्रिया ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। जिसे लिखा गया है HgO प्लस ऊष्मा, मतलब HgO में ऊष्मा की आवश्यकता हुई, ये बनाएगा Hg + O2। कुछ नोट पॉइंट आपको देखना है। जैसे नंबर 1, प्राकृतिक गैसें जितने भी नेचुरल गैसेस हैं एक दहन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ये क्लास 10th साइंस में 20 नंबर MCQ आता है। क्लास 10th यूपी बोर्ड में हर एक टॉपिक में 6 सब्जेक्ट में शुरुआती में 20 नंबर MCQ आएंगे। टोटल पेपर हमारा जो 100 नंबर का पेपर होगा उनमें नंबर 70 + 30 का होगा। 70 में 20 नंबर के MCQ होंगे और 50 नंबर के हमारे रिटन एग्जाम होंगे। वहाँ पर 20 नंबर का जो MCQ होगा यहीं से MCQ का रूप बनते हैं। 20 नंबर के MCQ में हर एक टॉपिक में, चाहे वो साइंस में 13 चैप्टर साइंस का रूप है पूरा चैप्टर, उनमें पहला चैप्टर हमारा जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हर टॉपिक में केमिस्ट्री 4 पार्ट केमिस्ट्री, 4 पार्ट बायो, 4 पार्ट फिजिक्स है, और यहीं से 1 पार्ट हमारा इन्वायरमेंट है। कुल मिला के 13 पार्ट हुए साइंस में। स्पेशल साइंस में 13 पार्ट से 20 नंबर MCQ आना अति आवश्यक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ये MCQ का क्वेश्चन बनेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा, ये तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब हमारी लास्ट अपक्रिया है ऑक्सीकरण व अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन रिएक्शन तथा अपचयन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीकरण की परिभाषा ध्यान से देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इसमें ध्यान दीजिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो तथा पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास हो तथा पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये हमारे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे CO कॉपर प्लस ऑक्सीजन के मिलने से कॉपर ऑक्साइड बनाया है, SnCl2 + Cl2 दोनों का योग करके SnCl4 बनाया है, ये ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। अपचयन रिडक्शन अपक्रिया कहलाती है। सेम इसी का अपोजिट, इसमें कहा गया था ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा तथा पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। सेम उसी का अपोजिट हमारा होगा अपचयन में। इसमें लिखा गया कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो तथा पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे उसे हम कहते हैं अपचयन अपक्रिया। इसमें लिखा गया था ऑक्सीजन का योग हो, इसमें लिखा जाएगा ऑक्सीजन का ह्रास हो। इसमें लिखा गया है हाइड्रोजन का अगर ह्रास, इसमें लिखा जाएगा हाइड्रोजन का योग हो, मतलब हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा तथा पदार्थ से इलेक्ट्रॉन
पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे। पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें अभी बताया। इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम लिखा गया है 11 नंबर पाया जाता है 2,8,1। ये सब इलेक्ट्रॉन के रूप में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन का अगर डोनेट कर रहा है इसका मतलब ये पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है। उसी प्रकार एक Cl हमारा था तो 17 नंबर पर इसके परमाणु क्रमांक होता है 2,8,7। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अर्थात Cl पे 1 माइनस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है। इसका एग्जाम्पल हमारा बनेगा CuO + H2 गिवन आउट Cu + H2। ध्यान दीजिएगा हमारी रासायनिक अपक्रिया का 6 प्रकार यहाँ से समाप्त होते हैं। हमारे 2 टॉपिक और संचरण हम विकृत गंधिता। ऑप्शन के बाद एक हमारी अपक्रिया है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों को मिलाकर ही अपक्रिया बनती है। उसकी परिभाषा होती है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण, इसमें लिखा गया है एक तत्व का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, दूसरे तत्व का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अपक्रिया के बाद हमने कहा ऑक्सीकरण व अपचयन के बाद हमने कहा रेडॉक्स अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण तो दूसरे का अपचयन होता है, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। CuO + H2 गिवन आउट CuH2 से बन गया H2। ध्यान दीजिएगा अगली हमारी अपक्रिया संचरण। ध्यान से देखिएगा जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, कामा, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना या तांबे के ऊपर काली परत का चढ़ना, ये सारे एग्जाम्पल हमारे संक्षारण के कहलाते हैं। हमारे पाठ की लास्ट स्टडिंग है विकृत गंधिता। जब कोई तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाते हैं तथा इनकी गंध या स्वाद में परिवर्तित हो जाते हैं, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। ध्यान दीजिए जैसे हमेशा कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको किसी निम्न ताप पर रखा जाए जिससे उनकी स्वाद एवं गंध में परिवर्तित ना हो। जैसे चिप्स में हमेशा ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे उसकी स्वाद हमेशा उसी प्रकार बनी रहे। विकृत गंधिता में कोई भी जब कोई तेल तथा वसा युक्त, ध्यान दीजिएगा ऑयल, कोई ऑयली हो या फैटी पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ जो अपचयित हो जाते हैं उनकी गंध या स्वाद में परिवर्तन ना होने पाए उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 था। सेकंड चैप्टर जल्द ही आपकी तरफ अपलोड की जाएगी।